नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शपथ। तमिलनाडु की राजनीति में जो हुआ है और जो आगे होने वाला है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे दौर की शुरुआत है जिसने दक्षिण भारतीय राजनीति की दशकों पुरानी तस्वीर बदल कर रखी है। एक फिल्म स्टार जिसे कभी सिर्फ बड़े पर्दे का हीरो कहा जाता था, आज सत्ता के सबसे बड़े मंच पर खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, 60 साल बाद तमिलनाडु में पहली बार द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बाहर किसी तीसरी ताकत ने सरकार बनाई है। जी हाँ, टीवी के चीफ और सुपरस्टार विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन शपथ लेते ही विजय ने जो संदेश दिया उससे साफ हो गया है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, बल्कि तमिल राजनीति का वो पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल देना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, यहां सिर्फ एक ही सत्ता केंद्र होगा और वो मैं हूं। अब सवाल यह है कि क्या विजय सच में एक मजबूत, स्वतंत्र और निर्णायक मुख्यमंत्री बनकर उभरेंगे, या फिर तमिलनाडु की राजनीति उन्हें भी सिस्टम में फंसा देगी। यहाँ पर्दे के पीछे कई शक्ति केंद्र काम कर सकते हैं और आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति में आए उस भूचाल जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा कर रखी है। विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। पहला था तिरुचिरापल्ली पूर्वी और दूसरा पेरंबूर। दोनों सीटों पर जीत दर्ज हुई, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने तिरुचिरापल्ली पूर्वी सीट से इस्तीफा दे और पेरंबूर सीट अपने पास रखी। इस फैसले के बाद टीवीके की विधानसभा संख्या 108 से घटकर 160 रह गई। लेकिन विजय के लिए यह सिर्फ गणित का मामला नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश था, एक ऐसा संदेश जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि सत्ता अब किसी गठबंधन या दबाव की मोहताज नहीं होगी। निर्णय सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में होंगे और शायद यही वजह है कि अपने पहले ही भाषण में विजय ने सबसे ज्यादा और जोर एकमात्र सत्ता केंद्र वाली लाइन पर दिया। अब ये बयान सिर्फ सामान्य राजनीतिक बयान नहीं था। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से पावर सेंटर वाली राजनीति से घिरी रही है। कभी पार्टी परिवारों का दबदबा, कभी संगठन बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई, तो कभी पर्दे के पीछे से सरकार चलाने के आरोप। विजय ने सीधे उसी राजनीति पर हमला किया और दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने खुद को किसी बड़े राजनीतिक परिवार का वारिस नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं किसी शाही वंश से नहीं आता, मैं आप में से एक हूं। यही लाइन अब उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली, क्योंकि विजय जानते हैं कि इस समय जनता सिस्टम से बाहर वाले चेहरे को पसंद कर रही है। एक ऐसा चेहरा जो खुद को आम आदमी कह सके, जो गरीबी की बात कर सके, जो संघर्ष की कहानी सुना सके, और विजय ने वही कर दिखाया। उन्होंने अपने पिता को एक साधारण सहायक फिल्म निर्देशक बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भूख और गरीबी को करीब से देखा है। यानी साफ है, विजय अपनी छवि एक सुपरस्टार से ज्यादा एक संघर्षशील आदमी, आम इंसान की बनाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती है। यहाँ असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि चुनाव जीतना आसान होता है, लेकिन तमिलनाडु जैसा बड़ा और राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य चलाना ये बिल्कुल अलग चुनौती है। अब इस पूरी तस्वीर में एक और बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है, राहुल गांधी की मौजूदगी। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी की मौजूदगी ने साफ कर दिया, राष्ट्रीय राजनीति भी इस बदलाव को बहुत गंभीरता से देख रही है। कांग्रेस अच्छी तरह समझती है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को रोकने के लिए क्षेत्रीय ताकतों का मजबूत होना जरूरी है और विजय अब उसी रणनीति का अहम हिस्सा बन सकते हैं। और यही कारण है कि विजय ने अपने भाषण में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे शब्दों पर जोर दिया। ये सिर्फ वैचारिक बयान नहीं है, ये राष्ट्रीय राजनीति को भेजे गए एक संकेत है। एक तरफ बीजेपी का राष्ट्रवाद, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक न्याय की राजनीति। विजय ने साफ कर दिया है कि वो किस खेमे में खड़े दिखाई देना चाहते हैं। अब देखना होगा कि तमिलनाडु की राजनीति किस तरफ जाती है और आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, जरूर बताएं।